गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं हमारे अभ्यास के प्रश्नों की। हमारा चैप्टर चल रहा है ध्वनि, साउंड वाला हमारा चैप्टर चल रहा है। इसके 4 लेक्चर हो गए हैं, न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं आगे के क्वेश्चंस की हमारे। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चंस, क्या है ध्वनि क्या है या कैसे उत्पन्न होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन में किया था ध्वनि के बारे में। तो आप ये लिख सकते हो ध्वनि क्या होती है। ध्वनि क्या है? ऊर्जा का वह रूप जो हमारे कानों में श्रवण संवेदना उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि। तो सेम इसी तरह से ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का वह रूप जो कानों में श्रवण संवेदना उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि ये कैसे उत्पन्न होती है। तो सबको पता है ध्वनि के पैदा होने के लिए कंपन, किसी वस्तु में कंपन का होना जरूरी है। तो पहले वही डेफिनेशन, ध्वनि क्या है? ऊर्जा का वह रूप जो कानों में श्रवण संवेदना उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि। ये कैसे उत्पन्न होती है? तो ध्वनि के उत्पन्न होने के लिए वस्तु में कंपन का होना जरूरी है। अब हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में स्वर तंत्र है वो कांपते हैं। 8th में आपने डायग्राम भी किया था इसका। हमारे गले में स्वर तंत्र कांपते हैं। सितार बजाते हैं तो तारे कांपती है। घंटी बजाते हैं तो उसमें भी कंपन पैदा होता है। तो घंटी में कंपन को हाथ लगाकर हम महसूस कर सकते हैं। तो सेम यही है कि ध्वनि के पैदा होने के लिए कंपन हमारा जरूरी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इन्होंने ये दिया हुआ है एक चित्र की सहायता से, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक चित्र की सहायता से वर्णन करो कि ध्वनि के, जब ध्वनि चलती है तो संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। सिर्फ आपने एक डायग्राम की सहायता से आपने वर्णन करना है कि जब ध्वनि तरंग चलते हैं तो संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या है, मैंने ये क्या दिखाई, इसको हम ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं। तो ऐसे ही चिमटे जैसे ही होता है आपके घरों में। तो जैसे वो चिमटा ऐसे ऐसे प्रेस नहीं होता है, तो ये चीज़ है। जैसे अब ये प्रेस हुआ, ये प्रेस है, अब ये ऐसे गया तो इसने हवा को धक्का मारा तो सारे पार्टिकल्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? कंप्रेशन। अच्छा, सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए, यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसको क्या कहेंगे? कंप्रेशन। यहाँ पे एयर प्रेशर घट गया तो इसको हम क्या कहेंगे? रेयरफेक्शन। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका क्या है? ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क यही है, बस वही चिमटे जैसा ऐसे ही ला सकते हैं इसको। तो देखिए, ध्वनि स्रोत अपने सामने की वायु को, इसने क्या करा? अपने सामने की वायु को धक्का दे दिया। धक्का देकर वायु इकट्ठी हो गई, संपीड़ित हो गई। तो संपीड़ित का मतलब है इकट्ठा कर दिया। तो ध्वनि स्रोत अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है, जिससे वहाँ पे उच्च दाब का अक्षेत्र बन जाता है। निर्मल बोलियो ना। ध्वनि स्रोत क्या है? ध्वनि स्रोत अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करते हैं। इसने क्या करा? अपनी वायु, जैसे अब ये प्रेस हुआ, धक्का दे दिया तो ये क्या होगी? वायु संपीड़ित हो गई। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा? उच्च दाब का क्षेत्र। अब यह संपीड़न वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। ठीक है, अब ये वस्तु से आगे की ओर गति करेगा। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करेगी, और अब ये ऐसे करा तो ये संपीड़न हो गया। अगर ये पीछे की ओर करती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब ये पीछे की ओर गई तो यहाँ पे क्या होगी? एरिया ज़्यादा हो गया और हवा कम होगी उस एरिया में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो अतः वस्तु के कंपन से, इसके कंपन से वायु में लगातार क्या हो रहा है? संपीड़न और विरलन उत्पन्न हो रही है। देखिए, ये वस्तु, इसके अगर ये इधर गई तो वायु इस एरिया में ज़्यादा होगी तो संपीड़न का क्षेत्र। अगर ये इधर आ गई तो क्या हो गया? वायु एरिया ज़्यादा हो गया, वायु यहाँ पे कम हो गई, तो यहाँ पे क्या है? निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस संपीड़न और विरलन से हमारी क्या उत्पन्न हो रही है? तरंग। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रयोग से ये दर्शाया जाता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की जरूरत होती है। तो आपने क्या करना है? एक बॉक्स लेना है, एक डब्बा सा लेना है। उसमें देखिए, ये आपने क्या करा? एक बॉक्स ले लिया, एक जार ले लिया। ऊपर क्या करा आपने? इसका ढक्कन उतार के यहाँ पे रबड़ का डट्टा जैसे आपकी तेजाब की बोतलों में आता है, आपने देखा होगा कभी। तो वो रबड़ का डट्टा फंसा दिया, या कोई लक्कड़ का टुकड़ा सा वो फंसा दिया, बंद कर दिया इसका मुँह। और उसके अंदर छेद करके आपने एक घंटी लटका दी। उसके अंदर छेद करके पाइप के थ्रू आपने एक घंटी ये लटका दी। और नीचे क्या लगा दिया आपने? इसके अंदर निर्वात पंप लगा दिया।
निर्वात पंप, जिस तरह आपने ब्लड प्रेशर की मशीन देखी है, कुछ इस तरह हम प्रेस कर सकते हैं इसको। तो अगर आप प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगी, उसमें से हवा निकलती जाएगी धीरे 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 धीरे, ये खाली हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, एक जार लेना है, एक रबड़ का डट्टा या कोई लकड़ का टुकड़ा है वो फंसा दिया इसके मुंह पे, और आपने क्या करा, इसमें से एक पाइप ले जाके उस पर आपने घंटी लटका दी, इसके अंदर छेद करना है। ठीक है, नीचे आपने क्या लगा दिया, इसमें निर्वात पंप। निर्वात पंप क्या होता है, एक पंप होता है जिससे आपकी हवा निकल जाती है बॉक्स में से। तो यही है। तो देखिए आपने क्या है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ठीक है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चित्र में दिखाए अनुसार एक विद्युत घंटी को एक बेल जार में कार्क द्वारा लटकाओ। बेल जार में एक निर्वात पंप से और जोड़ दो, विद्युत घंटी लटका दी, विद्युत घंटी का स्विच ऑन कर दिया। अच्छा, आप स्विच ऑन करते हो तो आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। अब आप क्या करोगे, धीरे धीरे निर्वात पंप की सहायता से जार में से आपने हवा निकाल दी। अब जार में से धीरे धीरे हवा निकल रही है तो धीरे धीरे घंटी की आवाज़ आपको कम सुनाई देगी। और जैसे ही हवा सारी निकल जाती है बेल जार में से, पूर्णतः निर्वात होने पर, पूर्णतः बेल जार खाली होने पर घंटी की आवाज़ आपको क्या है, घंटी की आवाज़ सुनाई देना बंद कर जाती है। अतः प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं होता। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आपने क्या किया है, जार में एक लकड़ का टुकड़ा, उसमें आपने घंटी लटका दी, नीचे एक निर्वात पंप। ठीक है, घंटी ऑन करी, स्विच ऑन करा, आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे आप निर्वात पंप से जैसे जैसे हवा निकालते हो घंटी की आवाज़ कम होती जाएगी, और जैसे ये बिल्कुल खाली हो जाएगा तो आपको घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो ये शो ऑफ करता है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। तो ध्वनि की तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन, ध्वनि की तरंग, माध्यम क्या होता है, हमारी हवा, पानी, जिसके अंदर हवा सुनाई दे रही है हमें। तो नॉर्मल में हम हवा लेके चलते हैं। तो ध्वनि की तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के क्या होता है, समांतर। विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। कण क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक खुद गति नहीं करते, वे केवल क्या करेंगे, अपनी ये विराम अवस्था इसके आगे पीछे दोलन करेंगे। इससे ध्वनि तरंग क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। इन्होंने क्या कहा है, ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। इन्होंने क्या कहा है, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी लगा लो ध्वनि तरंग है। ठीक है, ध्वनि तरंग में ये ध्वनि तरंग है, ये हमारी एयर है। एयर क्या होगी, हमारा माध्यम। तो ध्वनि तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के क्या हो रहा है, समानांतर। ठीक है, कण खुद गति नहीं करते, ये केवल क्या करते हैं, ये अपनी विराम अवस्था के, ये इसकी विराम अवस्था के आगे पीछे दोलन करेंगे। ठीक है, तो ये केवल विराम, इसलिए ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है, अनुदैर्घ्य। ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण, ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी करवाया था। देखिए अनुदैर्घ्य, ये अनुदैर्घ्य तरंगे, जब माध्यम के कणों का विस्थापन, देखिए ये जो भी ये तरंग है, इनका विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के क्या होता है, समानांतर होता है। उन तरंगों को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। उसके बाद है ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण, आप अंधेरे कमरे में भी अपने मित्र की आवाज़ पहचान लेते हो। आपको अंधेरे कमरे में पता चल जाता है कि किसकी आवाज़ है। वो कौन से अभिलक्षण द्वारा पता चलता है, तो वो किससे पता चलता है, ध्वनि का तारतव। किससे पता चलता है, ध्वनि का तारतव, कि ये आवाज़ किसकी है। तो किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को हमारा मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तारतव। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को हमारा मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तारतव। उसके बाद है तड़ित की चमक और गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं। बिजली की चमक और गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड बाद आपको गर्जन सुनाई देती है। तो देखिए क्या है,
चमक और गर्जन। तो ध्वनि की चाल कितनी है? 344 मीटर प्रति सेकंड है। सामान्य ताप पर ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन जो चमक है, प्रकाश का वेग कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सुनने की, इन्होंने ये कहा है चमक और गर्जन। गर्जन का मतलब सुनना, सुनने का मतलब ध्वनि, सुनना और ध्वनि। तो देखिए, क्योंकि गर्जन की आवाज़ कितनी, गर्जन की चाल कितनी है? 344 मीटर प्रति सेकंड। और चमक की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। दोनों एक ही समय में उत्पन्न हो रहे हैं, किंतु क्या है, इसकी चमक की चाल ज़्यादा है, इसलिए पहले दिखाई दे देती है। गर्जन की स्पीड क्या है? कम है, इसलिए बाद में दिखाई देती है। देखिए क्या है, चमक और गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन क्या है, चमक की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, गर्जन की स्पीड 344 मीटर प्रति सेकंड है, इसलिए चमक पहले पहुंच जाती है और गर्जन बाद में पहुंचती है। उसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का औसत सर्वथा प्रास 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है। इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ध्वनि का वेग कितना है? 344 मीटर प्रति सेकंड। वेग कितना है? 344 मीटर प्रति सेकंड। पहली आवृत्ति कितनी है? 20 हर्ट्ज। दूसरी आवृत्ति कितनी है? 20,000 हर्ट्ज। पहली आवृत्ति 20 हर्ट्ज और सेकंड क्या है? हम 20,000 हर्ट्ज। पहले के लिए हम क्या निकालेंगे? तरंग दैर्घ्य। आपने तरंग दैर्घ्य निकालनी है। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या है? λ1। तो वो क्या आ जाएगा? v/ν1। λ1 निकालना है, v/ν1। उसके बाद λ2 निकालना है, v/ν2। ठीक है, बस आपने यही बताना है। देखिए v है, वेग का मतलब v 344 मीटर पर सेकंड। आवृत्ति को ν1 से, ν1 कितना है? 20 हर्ट्ज। ν2 कितना है? 20 किलो हर्ट्ज है, 20,000 हर्ट्ज। 20 किलो का मतलब 20,000 हर्ट्ज। तो आपने λ1 और λ2 निकालना है। λ1 तरंग दैर्घ्य का मतलब λ1 344/20, यहाँ से λ1 निकल जाएगा। 344/20,000, यहाँ से क्या निकल जाएगा? λ2। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको अभ्यास के प्रश्न करवा दिए 1 से लेके आपके 7 तक। ये अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना और साथ में आपने लर्न भी करने हैं। हैव अ नाइस डे बच्चों।